हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेंटर पर। और आज मैं आया हूं मैथ्स की एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको नंबर सिस्टम में एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं आपको गुणनखंड निकालने सिखाऊंगा। जैसे कि आप बोर्ड पर ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें लिखा है 60 के सभी अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो आइए हम गुणनखंड निकालना सीखते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, इसमें लिखा है 60 के सभी अभाज्य गुणनखंड लिखो। तो भाई कैसे करेंगे 60 के सभी अभाज्य गुणनखंड? तो देखो 60 को लिखते हैं भाई, और 60 को एक छोटी छोटी संख्या से काटना शुरू कर देते हैं। तो 60 को जब छोटी छोटी संख्या से काटोगे तो सबसे पहले हमने इसको 2 से करा, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 2 से हमने इसको डिवाइड किया, ये आ गया 30। 30 के बाद फिर हमने इसे 30 को फिर 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 15, 15 आ गया। अब इस 15 को हमने फिर 3 से डिवाइड किया, तो ये हमारा आ गया 5। और 5 को फिर हम 5 से काट सकते हैं, और इस तरह से हमारा ये 1 आ गया। यानी जो 60 के फैक्टर हुए, तो 60 एक संख्या है और 60 के जो फैक्टर हुए वो हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी इसके ये फैक्टर हो गए। अब देखो 2 क्योंकि 2 बार है तो उसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, ठीक है। 3 की पावर 1, और क्योंकि ये एक ही है, और 5 की पावर 1 हो गया। इस तरह से हमने इस संख्या को लिख लिया। यानी आप ऐसा समझ सकते हो कि किसी भी संख्या के जो फैक्टर करेंगे और अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे, तो किसी भी संख्या, मान लो कोई संख्या n है, और उस n को लिखा जा सकता है a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और आप इससे कंपैरिजन कर सकते हो। तो देखो, अगर हमें अभाज्य गुणनखंडों की बात की जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले से ही सीखेंगे इसको। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर निकालने के लिए हमसे पूछा जाए क्वेश्चन में, तो हमें करना क्या है कि p प्लस क्यू प्लस आर, जो ये पावर है, इन पावर को जोड़ के लिख देना आपको। तो p प्लस क्यू प्लस आर, और इस तरह से हमने देखा भाई ये p की वैल्यू 2 है, क्योंकि a की पावर p, यानी दो, जो a हो गया वो 2 हो गया, और उसकी पावर p है, यानी उसकी पावर 2 है, तो p हो गया 2। तो ऐसे आप कंपैरिजन करके पता लगा लोगे। तो इसमें क्या होगा, p प्लस क्यू प्लस आर, यानी 2 प्लस 1 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा हमारा कितना, 4। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें होगी, इस क्वेश्चन में 4। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। भाई नेक्स्ट स्लाइड पर क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या है। यानी आपको इसमें बताना है कि 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो ठीक है, अब हम इससे पहली स्लाइड पर हमने क्या निकाला, इससे पहली स्लाइड पर निकाला सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और इसमें हम निकालने जा रहे हैं 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या, यानी जितने भी फैक्टर हो सकते हैं 60 के, उनकी सभी की हम संख्या निकालने जा रहे हैं। तो देखो, पहले सभी गुणनखंडों को देखते हैं एक बार यहाँ पर। तो देखो भाई 60 है, ये 60 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए 60 कट सकता है किससे, तो वो 1 से कट सकता है। फिर 60 किससे कट सकता है, तो वो 2 से कट सकता है। फिर 60 के गुणनखंड हो सकता है 3, यानी वो 3 से डिविजिबल है। फिर 60 का गुणनखंड हो सकते हैं 4, तो वो 4 से डिविजिबल है। फिर इस 60 का फैक्टर हो सकता है 5, वो 5 से डिविजिबल है। फिर ये 6 से डिविजिबल है। ऐसे ही ये भाग है बच्चों 10 से डिविजिबल है। ऐसे ही ये भाग किससे है, फिर 12 से डिविजिबल है। ऐसे ही ये किससे और डिविजिबल है, तो ये 15 से डिविजिबल है। और आगे बढ़कर ये फिर ऐसे ही 20 से डिविजिबल है। आगे ये 30 से डिविजिबल है, और ऐसे ही ये फिर अपने आप से भी डिविजिबल है, यानी 60 से भी डिविजिबल है। और आपने देखा कि इस प्रकार जो 60 के कुल गुणनखंड हो गए हैं वो कितने हो गए हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 60 के कुल गुणनखंड कितने हो गए, तो 12 हो गए हैं। लेकिन ये तो एक छोटी संख्या थी भाई, आपने ऐसे करके फैक्टर करके और ऐसे गिन भी लिए। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी तो उसमें फिर आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। आप ऐसे फैक्टर कर ऐसे अलग अलग से नहीं निकाल सकते, मैनुअली ऐसे आप नहीं गिन सकते, तो उसमें दिक्कत आएगी आपको। तो उसमें हम एक फॉर्मूले का सहारा लेंगे, और उस फॉर्मूले से आप सारा इसे कर सकते हो। तो देखो, अगर सभी, तो भैया 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या हमें बतानी है। तो सबसे पहले क्या करना है कि उसी तरीके से जैसे आपने देखे 60 को हमने कैसे लिखा था, 60 के अभाज्य गुणनखंड क्या लिखे थे हमने, 60 को हमने अभाज्य गुणनखंडों की फॉर्म में कैसे लिखा था। तो हमने लिखा था सर 2 की पावर 2
गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, ये सभी अभाज्य गुणनखंड थे। तो ये सभी हमारे अभाज्य गुणनखंड थे, जिसमें हम इसका कंपैरिजन किया था हमने किससे, a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r। और यहाँ पर क्या है कि a b c क्या है, a b c एक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम अभाज्य मतलब प्राइम, तो ये प्राइम नंबर है, a b c क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं हैं। और इसमें पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर ये सभी नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है। तो ये सभी क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं, यानी नेचुरल नंबर है। और इसका कंपैरिजन करके आप सभी गुणनखंड कैसे निकाल सकते हो, देखिए सभी गुणनखंड अगर निकालने हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमें करना क्या है, देखिए इसमें p प्लस 1 करना है हमें, q प्लस 1 करना है हमें, और r प्लस 1 करना है, और उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो देखो p प्लस 1 कितना होगा, तो भैया p कितना है इसमें, यहाँ पर 2 है, तो 2 में एक 2 है, तो 2 में एक 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3। q प्लस 1, देखिए q कितना है, तो ये रहा 1 है, 1 में जब 1 ही जुड़ जाएगा तो कितना होगा, तो 2। फिर q प्लस r प्लस 1, तो r कितना है भैया, तो r है हमारा 1, 1 में 1 ऐड होगा तो ये होगा 2। ठीक है, तो इन सब की मल्टीप्लाई कर लोगे कितना बनेगा, तो बनेगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये 12 बन गया जी हमारा। तो सभी गुणनखंडों की संख्या होगी 12, और हमने ऐसे मैनुअली अगर हमने इसको एक एक करके देखा तो तब भी कितना हुआ, तो तब भी हुआ 12। तो हमने इस तरह से हमने निकाला कि सभी गुणनखंडों की संख्या हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और उस पर देखते हैं कि क्या क्वेश्चन करना है। तो इसमें अब हमें क्या करना है, 60 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, 60 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, भाई सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो भाई उसका भी एक फॉर्मूला है सीधा ही, जैसे कि आप हमने पहले फैक्टर कर लिए थे, 60 के फैक्टर थे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, यानी इसको हम कंपैरिजन कर लेंगे a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r से। ठीक है, तो सभी सम गुणनखंडों का संख्या क्या होगी, सभी सम गुणनखंडों की, सम गुणनखंडों का सभी सम गुणनखंडों की संख्या निकालने का हमारे पास में सीधा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है जी, सुनिए। तो फॉर्मूला ये है कि हमने इससे पहले सभी गुणनखंडों की संख्या निकाली थी, तो हमने p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 की मल्टीप्लाई की थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि p में 1 ऐड नहीं करना, p को p छोड़ देना है, इंटू q प्लस 1 इंटू आर प्लस 1, यानी जो सभी गुणनखंडों की संख्या निकालने में फॉर्मूला था, बस उसमें और इसमें सभी सम गुणनखंडों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है। तो इसमें क्या दोनों में अंतर है, तो अंतर बेसिकली ये है कि q प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 तो उसमें भी था, लेकिन उसमें क्या था, p प्लस 1 भी था, लेकिन इसमें क्या हो गया है, इसमें हो गया है p इंटू p, बस केवल p लेना है आपको। तो ठीक है, तो इसका अप्लाई करते हैं और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ये। तो बताओ, तो यहां पर मुझे देख के बताओ भाई p कितना है। तो p आप देखोगे तो p तो सर ये रहा 2, क्योंकि देखो इससे कंपैरिजन कर लिया a की पावर p, तो p 2 है, तो p तो हमने यहां लिख दिया 2। ठीक है, फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है बच्चों q प्लस 1, तो q कितना है, ये रहा q, तो 2, 1 में 1 जोड़ो कितना भैया, तो 2 हो गया। फिर r प्लस 1, यानी r कितना है भैया, ये हो गया 1, तो 1 में 1 जोड़ो तो कितना हो गया 2, तो कितना हो गया ये बताओ 8। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए सभी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगी 8। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसको देखते हैं। 60 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, अब हमें ये निकालना है। तो 60 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए भाई हम जानते हैं कि 60 को हमने फैक्टर कर रखे हैं, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, ऐसे हमने फैक्टर किए हुए हैं। और हमें पता है कि ये a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r के रूप में है। ठीक है, और a b c क्या है, तो अभाज्य गुणनखंड है, और p q r क्या है, तो ये नेचुरल नंबर है। p q r क्या है, तो ये नेचुरल नंबर है। अब हमें इसके सभी विषम गुणनखंडों का योग करना है, विषम गुणनखंडों का, सभी विषम गुणनखंडों का योग करना है।
अगर हमें सभी विषम गुणनखंडों का योग करना है बच्चों, तो कैसे करेंगे सभी विषम गुणनखंडों का योग? तो सर इसके लिए भी हमारे पास सीधा फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला है देखो, तो इसमें हमें पी के यहाँ पर 1 लेना है इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। देखिए अगर सभी निकालने की बात हो तो मैंने क्या किया था यहाँ पर, देखिए ये तीनों में सेम है। अगर सभी निकालना हो तो क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 सेम है। पहले में क्या था, तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोबारा सारा। तो पहले में क्या था, तो पहले में p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 था। यानी सभी गुणनखंड निकालने हो तो p प्लस 1 क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 की मल्टीप्लाई करनी है। अगर हमें निकालना है सभी सम गुणनखंड निकालने हैं, तो सभी सम गुणनखंड निकालने के लिए p में 1 ऐड नहीं किया था, p इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 हुआ था। और अगर हमें सभी विषम गुणनखंड निकालने हैं तो p के स्थान पर हमने 1 ले लिया इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1, बिल्कुल सेम चल रहा है वही। और आप इन तीनों को एक साथ लिख कर याद कर सकते हो। और फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सभी विषम गुणनखंडों का योग कितना, योग नहीं, संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी हमें पूछा है। तो सभी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो हमें ये निकालना है। तो भैया कैसे करेंगे, देखो 1 क्यू प्लस 1 कितना है, तो क्यू प्लस 1 कितना है हमारा, तो ये क्यू है हमारा 1, तो ये हमारा 2 है। आर प्लस 1 कितना है, तो ये हमारा आर है 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, तो यानी ये हो गया 4। तो सभी विषम गुणनखंडों की संख्या है 4। अच्छा एक बात और है, देखो गुणनखंड क्योंकि ये तो सम होंगे, दो ही तरह के गुणनखंड होंगे, ये तो सम होंगे या विषम होंगे। जब विषम की 4 है और सम किससे पहली वाली स्लाइड पर 8 है, तो 4 और 8 कितने हुए, तो सभी कितने हैं, तो सभी हमारे 12 है। 4 और 8 कितने होते हैं, तो वो 12 होते हैं। और ये कितने हो गए, 12। तो आपने देखा भैया हमने कैसे गुणनखंडों की संख्या निकाल ली। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सारा जितना भी हमने पढ़ा है। तो अगर सभी आपसे देखिए अभाज्य गुणनखंड कहे निकालने के लिए, तो एक बार इस पर दोबारा से देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड कहे निकालने के लिए तो क्या होगा, तो आपको करना था भाई p प्लस क्यू प्लस आर, ये आपको करना है p प्लस क्यू प्लस आर, यानी सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ही आ जाएगी। अगर सभी गुणनखंड निकालने के लिए कहे तो आपको p प्लस 1 क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 करना है, अगर सभी गुणनखंड निकालने के लिए कहे तो, ठीक है। और अगर सभी सम गुणनखंड निकालने के लिए कहे तो आपको क्या करना है भाई, q प्लस 1 तो इसमें भी रहेगा, r प्लस 1 भी यहाँ रहेगा, बस आपको p प्लस 1 की जगह इंटू p कर लेना है। और अगर सारे विषम गुणनखंड निकालने के लिए कहे किसी संख्या के, तो आपको p के स्थान पर 1 ले लेना है, बाकी q प्लस 1 और इंटू आर प्लस 1 तो रहेगा ही। तो आपने इस तरह से हमने रिवाइज कर लिया बच्चों। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। और आगे बढ़ने पर हम ये देखते हैं कि 60 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। यानी अब हम योग पर आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है योग, यानी 60 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो 60 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, ये क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है। तो भैया सबसे पहले इसकी शुरुआत करने के लिए भी सबसे पहले 60 के फैक्टर कर लो। जैसे कि 60 के फैक्टर आप जानते हो, आपने 60 के अभाज्य गुणनखंड किए थे, तो कैसे किए थे, तो इसमें हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 गुणा तीसरा फैक्टर है 5 और 5 की पावर 1, यानी 3 अभाज्य गुणनखंड है 2, 3, 5। तो हमने फैक्टर कर लिए। अब निकालना है सभी गुणनखंडों का योग। तो देखो यहां पे लिखते हैं सभी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग। तो इसके लिए ना हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर कर आप इसे निकाल सकते हो। सभी गुणनखंडों का योग होता है a की पावर, a को स्टार्ट करना है सबसे पहले, क्योंकि हमारे जो फैक्टर है वो a की फॉर्म में, a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r की फॉर्म में है। तो ये a की पावर p है, तो यहाँ पर a की पावर 0 से शुरू करना है, प्लस a की पावर 1 लेना है, प्लस a की पावर फिर 2 लेना है, और आगे बढ़ते बढ़ते क्योंकि a की पावर p है तो आपको जाना है a की पावर p तक, a की पावर p तक जाना है, फिर इंटू करना है। फिर देखो b के लिए क्या करेंगे, b को भी b की पावर q तक है ये, तो b को भी 0 से स्टार्ट कर कर b की पावर 0, b की पावर 1 और b की पावर आगे बढ़ते बढ़ते अगर b की पावर q तक जाना है जितना भी लिखा हुआ है, इंटू c की पावर 0 से स्टार्ट करें, g की पावर c की पावर 1 और आगे बढ़ते बढ़ते c की पावर, क्योंकि r पर जाकर खत्म हो रहा है तो c की पावर r तक लेते हैं इसमें। तो सभी गुणनखंडों का योग इस प्रकार से हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो देखो भैया कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो पहले a की पावर 0 से शुरू करें। भाई a कितना है, तो देखो a है हमारा 2,
p कितना है तो वो 2 है, तो a की पावर 0 से शुरू करें, यानी 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, और आपको a की पावर p तक जाना है। तो भैया यहां पर देखिए कि 2 की पावर 2 है, यानी आपको 2 पर जाके क्वेश्चन जाके खत्म करना है, तो 2 की पावर 2 आप रुक जाएंगे, क्योंकि ये 2 की पावर 2 का मतलब a की पावर p है, ठीक है, तो आप यहां रुक गए। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा दो इसमें। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे b के लिए, तो b की पावर 0, यानी b कितना है हमारा, वो 3 है, b हमारा कितना है 3 है, और q हमारा 1 है, यानी आपको क्या करना है 3 की पावर 0 से शुरू करना है, और 3 की पावर 1, और आगे बढ़ते बढ़ते b की पावर q, यानी q कितना है, तो q है हमारा 1, यानी आपको 1 तक ही लेना है इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो भाई 5 के लिए करते हैं, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, और आगे बढ़ते बढ़ते c की पावर r, तो c कितना है इसमें, c है 5 और r है कितना 1, यानी आपको 1 तक जाना है, तो 1 तक ही तो चले गए, हो गया, तो हो गया। तो अब इनकी मल्टीपल आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो ये बताओ 2 की पावर 0, यानी किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो वो कितना होता है, वो 1 होता है, तो ये 1 हो गया। और ये क्या है, 2 की पावर 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 4 का मीनिंग कितना हुआ, तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ, तो 4 हुआ। तो आप देखो 2 की पावर 0 1 हुआ, 2 की पावर 1 हुआ तो ये 2 हुआ, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हुआ, 4 2 6 और 1 7, तो ये 7 हुआ, इंटू 3 की पावर 0 का मतलब 1 है, 3 और 3 जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4। 5 की पावर 0 का मतलब, किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये 1 हुआ, और 5 की पावर 1 का मतलब 5 है, 5 और 1 6 हो गया। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 चौक 28 हो गया, 28 की और 6 की मल्टीप्लाई करोगे, 6 8 48 हो गया, 4 6 दूनी 12 और 4 12 4 हो गया 168, यानी इसके इस संख्या के 60 के सभी गुणनखंडों का जो योग होगा वो 168 होगा, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, और 60 के सभी गुणनखंडों का योग होगा कितना, 168 होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट में क्या पूछा गया देखते हैं। 60 के सभी सम गुणनखंडों का योग कितना होगा, 60 के सभी सम गुणनखंडों का योग कितना होगा, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये बताइए भाई, उसी तरीके से फिर भी इसको ऐसे लिख लेते हैं, भाई 60 लिखा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, यानी हमारे अभाज्य गुणनखंड है। इसकी कंपैरिजन करते हैं a की पावर p से, b की पावर q से, इंटू c की पावर r से, ठीक है। तो हमें निकालना है 60 के सभी सम गुणनखंडों का योग, यहां लिख देते हैं 60 के सभी सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, 60 के सभी सम गुणनखंडों का योग कितना है, हमें ये निकालना है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, तो इसमें होता है कि भाई a की पावर 1 से शुरू करना है, जबकि सभी गुणनखंड जब निकाले थे तो a को हमने a की पावर 0 से शुरू किया था, फिर a की पावर 2 लगाना है, और आगे बढ़ते बढ़ते a की पावर p तक आपको जाना है, ठीक है जी। हमने ले लिया ये। q के लिए क्या, b के लिए क्या करना है और c के लिए क्या करना है, सुनिए। b के लिए b की पावर 0 से शुरू करना है, b की पावर 1 होगा, फिर b की पावर q तक जाके खत्म करना है। यहां पर क्या होगा, r की पावर 0, r की पावर 1, आगे बढ़ते बढ़ते r की पावर c पर जाकर c की पावर c को भी ऐसे ही करना है, तो c की पावर 0, c की पावर 1, आगे बढ़ते बढ़ते c की पावर r पर जाकर आपको खत्म करना है। आप इसको समझ लीजिए। बस परिवर्तन ये आया, चेंज ये आया कि आपने यहां पर a की पावर 0 ना लेकर, a की पावर 0 से शुरू ना कर a की पावर 1 से शुरू किया है, और पिछले जैसा ही है बिल्कुल सेम, बस उसमें ये चेंज आया है। तो आप ये जो है ना, इसकी कुछ कैलकुलेशन जो है पीछे से भी आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या है, तो जो पिछला क्वेश्चन किया था उस पर चलते हैं। देखिए उस पर हमने क्या किया था बच्चों, यहाँ पर जो 2 की पावर 0 लेनी थी हमें, ये नहीं ली हमने अगले वाले में। तो क्या होगा, देखो ये जो b के लिए है यहाँ पर कितना आया, b के लिए यहाँ पर 4 आया था, तो 4 ही उसमें भी लेंगे। और c के लिए कितना, c के लिए 6 आया था, तो 6 इसमें भी लेंगे। और यहाँ पर जो है ना a वाले में केवल a की पावर 0, यानी 2 की पावर 0 को नहीं लेना, तो 2 की पावर 0 का मतलब 1, यानी 1 नहीं लेना आपको, तो 6 ले लेंगे। यहाँ से 7 है ना, 7 बनता है इसका, तो 7 बनता है तो 6 ले लेंगे, ठीक है। तो 6 गुणा 4 गुणा 6, तो ये हो जाएगा कितना, 6 गुणा 4 गुणा 6 हो जाएगा। आप इसे
वैसे भी कर सकते हो देख के भी, और पिछले से जो हमने एक बार निकाल लिया है तो पिछले वाले से सहायता भी ले सकते हैं। तो देखो हमने क्या किया भैया, ये पिछले वाले में भी क्योंकि सेम था तो ये फैक्टर 4 ही आएगा, आप देख के करके देख लो। ये क्योंकि सेम था तो इसका 6 ही आएगा, ये भी बात सही है। जो इसमें है क्योंकि वहाँ पर a की पावर 0 से शुरू कर a की पावर 1, a की पावर 2 ऐसे बढ़ते हुए था, और इसमें a की पावर 1 से शुरू किया है, तो इसमें 1 के अंतर आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये 6 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 6 चौक 24, 24 छिक होंगे हमारे तो 144, 24 छिक कितने होंगे 144, यानी सभी 60 के सभी सम गुणनखंडों का योग होगा 144 होगा, ठीक है, तो 144 हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि मैंने बताया कि सम और विषम गुणनखंडों का योग को मिलाकर सभी गुणनखंडों का योग बनेगा, तो आप ये बताओ कि अगर आपने सभी गुणनखंडों का योग 168 निकाल लिया है और विषम गुणनखंडों का योग सम गुणनखंडों का 144 निकाल लिया है, तो 168 में से 144 घटा दो, कितना बचा, 168 में से 144 घटा दोगे कितना बचेगा, तो 24 बचेगा, यानी 60 के सभी विषम गुणनखंडों का योग 24 आना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं भैया, हम देखते हैं, लेकिन हम निकाल कर देखते हैं। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, 60 के सभी विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा, भाई 60 को लिखते हैं उसी तरीके से, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 है, तो इस तरह से a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r है। तो हमें 60 के सभी विषम गुणनखंडों का योग निकालना है बच्चों इस क्वेश्चन में। तो भैया करना क्या, देखो इसको हम जानते हैं, 60 के सभी विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, सभी विषम गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग 60 के सभी विषम गुणनखंडों का योग होगा। तो देखो इसमें करना क्या होता है, वही फॉर्मूला है, बिल्कुल वही चलेगा सेम। तो इसमें भैया a जो है, a के पहले वाले में a की पावर 0 शुरू किया था, और जब हमने सभी गुणनखंडों का योग निकाला था, और जब हमने सभी विषम सम गुणनखंडों का योग निकाला तो a की पावर 1 से स्टार्ट किया था। यहाँ पर जो है हम 1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 1, a वाले के लिए 1 ले लिया, और b के लिए क्या ले लेंगे भैया, तो b का लिए सेम रहेगा, b की पावर 0 से शुरू करेंगे, b की पावर 1, और आगे बढ़ते बढ़ते b की पावर q तक जाएंगे। ऐसे ही जो c है, c की पावर 0 से शुरू करेंगे, c की पावर 1 और c की पावर r पर जाकर खत्म करेंगे। तो आप बताओ सभी विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो वैसे तो ये 24 आएगा, क्योंकि सभी गुणनखंडों का योग है 168 और सभी सम गुणनखंडों का योग 144। 168 में से 144 जाएंगे, कितने बचेगा, तो 24 बचेगा। तो आंसर तो 24 आना है, लेकिन फिर भी अगर अलग से निकाल के देखना है तो आप निकाल सकते हो। भाई 1 ले लिया, a वाले के लिए तो 1 ले लिया हमने, ठीक है, और a की पावर ये इसके लिए हमने पता ये सेम रहेगा, तो पिछले वाली कैलकुलेशन को चुरा लेते हैं यहाँ से। देखो कितना था, तो 4, और इसके लिए 4 था और इसके लिए था 6, तो आपने देखा भाई ये हो जाएगा 24। आप अलग से डालकर भी देख सकते हो, तो इसलिए क्या है आप ऐसे ही कर लो। तो ये हो गया कितना हमारा 24। तो आप मुझे लगता है कि आपको अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और आज तक जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, अब मुझे लगता है कि आप उस स्थिति में आ गए हो, तो सारे क्वेश्चनों को आप कर सकते हो। तो अब आइए हम एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, तो आप मुझे ये सारे जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे इस क्वेश्चन पर अप्लाई करके बताओ। 720 के सभी, तो ये क्वेश्चन है हमारा जो आपको करना है। 720 के सभी आपको पहले निकालने हैं सभी अभाज्य गुणनखंड, फिर आपको निकालने हैं सभी गुणनखंड, फिर आपको निकालने हैं सभी सम गुणनखंड, फिर आपको निकालने हैं सभी विषम गुणनखंड, फिर आपको निकालना है सभी सम गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, फिर निकालना है सभी सम गुणनखंडों का योग, फिर निकालना है 720 के सभी विषम गुणनखंडों का योग। यानी जो जो बातें मैंने आपको पढ़ाई पिछले क्वेश्चन पर, वो सारी बातें आपको इस पर अप्लाई कर देनी है 720 पर। तो ठीक है, तो मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है आपकी समझ में सारा कंसेप्ट आ गया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।